सुना है एक माँ 4 बच्चों को पाल देती है, वही 4 बच्चों के लिए एक माँ भारी हो जाती है और 4 जना मिलकर भी उसका खर्च नहीं उठा पाते। ऐसी ही एक कहानी है रीटा और उसके बेटों की। बड़ी बहू सुमन के आने के बाद से ही घर में कलेश शुरू हो जाता है। एक रोज सुमन पसीने में लथपथ रसोई से बाहर आकर अनिल से कहती है, मैंने क्या सबका ठेका ले रखा है? इतनी गर्मी पड़ रही है, तुम्हारी माँ हाथ हिला देगी तो छोटी नहीं हो जाएगी। तीनों वक्त सबको अलग अलग खाना चाहिए। अरे मेरी सुना, क्यों मिर्ची बनी बैठी हो? क्या हुआ बोलो तो, इतना चिड़चिड़ क्यों कर रही हो? क्या हुआ? इतना सब होने के बाद भी तुम पूछ रहे हो कि हुआ क्या है? मुझे अकेली को सारा काम करना पड़ता है। सुबह से उठकर मैं काम ही कर रही हूँ, खाने पीने से लेकर साफ सफाई से लेकर कपड़े लत्ते सब कुछ। विजय तो बैठा रहता है, उसे कपड़े धुले धुलाए मिल जाते हैं और खाने को उससे उसे कोई मतलब ही नहीं। ऊपर से तुम्हारी दोनों बहनें जब देखो मुंह उठाकर आ जाती है। देखो मैं कह देती हूँ, उन लोगों से कह दो कि अब यहाँ बार बार बिना कोई फंक्शन के उठकर आने का कोई काम नहीं है। बस इतनी सी बात है, मैं कह दूंगा दोनों को अब नहीं आएंगी बस। और घर में राशन के आधे खर्चे विजय से लेना शुरू कर दो। घर में हिस्सा तो वो आधा लेगा, तो खर्च में आधा देने में उसकी नानी मरती है क्या? सब मेरी ही छाती पर बैठे हैं। सुमन, कुछ दिन में उसकी शादी हो जाएगी, फिर सब सही हो जाएगा। ये सब रीटा सुन लेती है और खून का घूंट पीती हुई अपने कमरे में चली जाती है और अपने मरे हुए पति की तस्वीर की ओर देख कर कहती है, किसी ने सच ही कहा, एक लाचार माँ सबको भारी लगती है। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप होते तो मुझे किसी की 4 बातें सुनने को नहीं मिलती। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाऊंगी। मैं विजय की शादी करवा दूंगी। रीटा विजय के लिए लड़की देखने लगती है। दिन बीतने लगते हैं। घर में आए दिन कचर कचर होते रहता है। एक रोज रीटा की एक पड़ोसन विजय के लिए एक रिश्ता लेकर उसके घर आती है। घर में जैसे ही वो घुसती है, उसके घर से चिल्ला चिल्ली की आवाज़ आने लगती है। वो मन ही मन सोचती है, एक बहू है तो इतना सर पर नाच रही है, पता नहीं 2 होगी तो क्या होगा। मुझे क्या है, मुझे तो शादी लगवाने के पैसे मिलेंगे। शादी लगवा देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। खान सा मुझे रहना है यहाँ। पड़ोसन रीटा को आवाज़ देते हुए घर के अंदर आती है। रीटा बहन, मैं बोलूँ, मैं अपने विजय के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। अच्छा, बताओ लड़की क्या करती है और कैसी है? सुंदर तो है ना? मेरी बहू सुंदर होनी चाहिए। हाँ हाँ, सुंदर है ना। 4 घंटे की दूरी पर उसका घर है, आने जाने में भी कोई झंझट नहीं होगा। क्या बोलती हो? तुम लोग ना आज ही रिश्ता पक्का कर दो, चट मंगनी और पट शादी। अनिल, अनिल सुन रहे हो ना? कल चलते हैं प्रिया को देखने, लड़की अच्छी लग रही है मुझे। माँ मैं बहरा नहीं हूँ जो इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से विजय की शादी हो जाए ताकि लफड़ा ही सलट जाए। सुमन भी तुम्हारे नखरों से परेशान हो गई है। अनिल की बातों से रीटा का कलेजा फटा जा रहा था, लेकिन फिर भी वो उफ तक नहीं करती। अगले दिन सब प्रिया के घर आते हैं। प्रिया को देखने से पहले सुमन या कोई और कुछ कहता, उससे पहले ही पड़ोसन कहती है, इस रिश्ते को भूल कर भी हाथ से जाने मत देना। पता है ना, लड़की मिलना बहुत मुश्किल है, ऊपर से अच्छा खासा दहेज मिल रहा है, सो अलग। हाँ भैया, देखने की क्या जरूरत है? 35 लाख कोई कम नहीं होता। हाँ बोल दीजिए मम्मी जी। अरे माँ को क्या बोल रही हो? तुम हाँ बोल दो, आखिर इस घर की बड़ी बहू तो तुम हो। सुमन प्रिया को देखे बिना ही कहती है, हमें तो प्रिया पसंद है भाई। ऐसे कैसे? आपने तो अब तक उसे देखा भी नहीं। अरे देखना क्या है, जब उसके परिवार को देख लिया तो उसे ही देख लिया समझो। जब माँ इतनी सुंदर और सुलझी हुई है तो प्रिया भी अच्छी होगी। ये बात तो है। ठीक है, फिर हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। प्रिया और विजय का रिश्ता पक्का हो जाता है। अनिल की आंखों के आगे तिलक के पैसे घूमने लगते हैं। जैसे ही तिलक के पैसे रीटा के हाथों में आते हैं, अनिल रीटा के पास जाकर कहता है, माँ तुम क्या करोगी पैसों का? शादी के खर्चे तो मुझे ही मैनेज करने हैं और पैसे तुमने अपने पास रख लिए। तुम्हें तो खुद ही मुझे दे देने चाहिए, लेकिन अब तुमसे कहे कौन। चलो दे दो पैसे। मुझे तो कुछ नहीं करना, लेकिन बहू के जेवर इन्हीं पैसों से बनेंगे, फिर बहू के कपड़े लत्ते। इन पैसों पर सुमन का भी हक है। इतने दिनों से तुम्हारे लिए खाना बना रही है ना, ये नहीं कि उसके लिए भी एक जेवर बना दो।
जो आई नहीं उसकी चिंता है तुम्हें? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ले तू रख ले पैसे और देख ले क्या करना है। अनिल पैसे लेकर चला जाता है। इधर विजय को प्रिया फ़ोन करके कहती है, विजय जी, मेरे पापा ने आज आपकी माँ को 35 लाख दिए हैं। देखा जाए तो उन पैसों पर आपका हक है। ये लोग खर्च कर दे, उससे पहले आप अपने हाथ में ले लो। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो, मैं अभी घर जाता हूँ। विजय उसी वक्त अपने घर जाता है और रीटा से कहता है, माँ, प्रिया के घर से जो पैसे आए वो कहाँ है? वो तो अनिल ने ले लिए बेटा। भैया ने? वो कैसे ले सकते मेरे पैसे? उन पैसों पर मेरा हक है। वाह जी वाह, पैसे देखते ही लालच आ गया। सोचा कि सब हजम कर जाएंगे और शादी का खर्चा बताकर मेरे पैसे लूट लेंगे। विजय अनिल के पास जाकर दहेज के पैसे मांगता है। मुझे पैसे दे दीजिए भैया। तुझे क्यों? शादी का खर्च कौन देगा? वो सब मैं खुद देख लूँगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लुगाई के आने से पहले ही उसकी गुलामी करने लगा है। बहुत अच्छा सिखा कर भेजा है। आपसे ही सिखाए सब कुछ। आप भी तो भाभी की गुलामी ही करते रहते हैं ना। उनकी एक बोली पर सबसे लड़ाई झगड़े कर लेते हैं। बहुत बोली निकल रही है तेरी। प्रिया के आते ही तुझे अलग कर दूंगा। फिर भला मैं क्यों करूँ सबका? सबको अपने पैसे दिखते हैं और जो इतने दिनों से मेरे पैसों पर राज कर रहे हो उसका क्या? मैं अपने खर्चे खुद करता हूँ, और रही बात खाने की, तो उसके पैसे भी भाभी मुझसे कैसे न कैसे ले ही लेती है। मुझे भी आपके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। विजय 10 लाख में ही शादी की पूरी तैयारी और सब कुछ कर लेता है और बाकी पैसे बैंक में लगा देता है। शादी बहुत अच्छे से हो जाती है और प्रिया रीटा के घर आ जाती है। प्रिया के आते ही सुमन और अनिल का रवैया उसके तरफ बदल जाता है। आओ देवरानी जी, बहुत दिनों से मैं काम कर रही हूँ। आप कुछ दिन तुम भी काम कर लो। आने से पहले ही मेरे देवर को भड़का दिया। अब तो आ गई हो। इतने लोगों का काम करोगी ना, तब पता चलेगा। भाभी, आप कुछ भी बोले जा रही हैं। मुझसे मुंह लगाना भारी पड़ जाएगा आपको। प्रिया अपने कमरे में चली जाती है और आते ही अपने तेवर दिखा देती है। इधर प्रिया की बोली सुनकर सुमन का खून खौलने लगता है और वो तेज से कहती है, देवर जी, अपनी फूलझड़ी को समझा लीजिए। दहेज का रौब ना दिखाएं। मेरे घर वालों ने भी कोई कम नहीं दिया था। मम्मी जी, कह दे रही हूँ, मेरी रसोई में ये लड़की नहीं घुसनी चाहिए। विजय को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपना मोबाइल फेंकते हुए कहता है, प्रिया रसोई में जाएगी, मैं भी देखता हूँ कौन उसे रोकेगा। अरे, ये मेरी रसोई है, अपनी बीवी के लिए चाहिए तो अलग बना लो। बहुत हो गया माँ, अब बंटवारा कर लो। अलग रहेंगे वही अच्छा है, वरना खा पीकर सब गुण चोर बन जाते हैं। हाँ माँ, बंटवारा कर ही दो। मेरी शादी होते ही सबके रंग दिख रहे हैं। ठीक है, दोनों भाई एक एक फ्लोर ले लो। मेरा क्या है, मैं तो अनिल के स्टोर रूम में रह जाऊंगी। क्यों? मेरे ही फ्लोर पर क्यों? विजय के फ्लोर में भी तो स्टोर रूम है। अरे ठीक है, मैं विजय के फ्लोर में रह जाऊंगी बस। अरे मेरे फ्लोर में क्यों रहेंगी माँ? भैया बड़ा है तो उसके पास रहेगी ना। क्यों, तुझे माँ ने खाना नहीं खिलाया कभी? रीटा की आंखें भर आती है। वो रोते हुए कहती है, तुम दोनों लड़ो मत, मैं अनाथ आश्रम चली जाऊंगी। मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना। तभी रीटा की दोनों बेटी कहती हैं, तुम दोनों ने तो हद कर दी है, नाक में दम कर दिया है। हमने सोचा कि ठीक है, हमारे आने से दिक्कत है तो हम नहीं आएंगी। अब तो तुम दोनों को माँ को रखने में भी प्रॉब्लम हो रही है। एक ही तो औरत है, उसी के घर में रह रहे हो और उसी को रखने को तैयार नहीं हो। अगर माँ अनाथ आश्रम गई तो हम दोनों बहनें भी इस घर में हक लेंगी और तुम दोनों पर केस कर देंगी। अनिल और विजय के तो तोते उड़ जाते हैं। माहौल को बदलने के लिए अनिल कहता है, अभी सब शादी से थके हैं, इस मैटर पर कल बात करते हैं। अभी सब अपने अपने कमरे में सोने चलो। सुमन तो ऐसे ही कहती रहती है। कल का खाना मेरी रसोई में ही बनेगा। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात भर सुमन और अनिल आपस में खिचड़ी पकाते हैं। ऐसा दांव फेंकूंगी कि चारों खाने चित। अगले दिन प्रिया तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आती है। सब नाश्ता करने लगते हैं। तब अनिल कहता है, किरण और संगीता, मैंने सोचा है माँ हमारे साथ ही रहेंगी। 15 दिन मेरे साथ और 15 दिन विजय के साथ। इससे हम दोनों को भी आराम रहेगा और माँ को भी दोनों बेटों का प्यार मिलेगा। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो हमेशा से माँ को साथ ही रखना चाहता हूँ, लेकिन अब भैया नहीं चाहते तो।
ठीक है, अब तो दोनों को कोई दिक्कत नहीं है ना? प्रिया अभी नई नई आई है तो पहले माँ उसके पास रहेंगी ताकि उससे भी घर के नियम पता चल सके। जैसा ठीक लगे। अब घर का बंटवारा हो जाता है। सब रिश्तेदार और किरण और संगीता सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रीटा विजय और प्रिया के साथ उनके फ्लैट में रहने लगती है। हफ्ते भर में ही प्रिया एक रोज़ रीटा से कहती है, मम्मी जी मैं और विजय 2 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं, आप अपना खाना खुद बनाकर खा लेना। ठीक है बहू, जाओ तुम लोग। प्रिया अपनी पैकिंग करती है और रास्ते के लिए बहुत सारा खाना बनाती है। नाश्ता देखकर रीटा कहती है, बहू जब तुम निमकी बना ही रही हो तो मेरे लिए भी बना दो, मेरे नाश्ते का भी काम हो जाएगा। आपको बस पता चलना चाहिए, आपके लिए ना भाभी सही है, सूखी रोटी देती है ना, हाँ वही सही है आपके लिए। बेटा बहू निमकी खा ले, कैसे बर्दाश्त होगा आपसे? रीटा की आंखें भर आती है। नाना बहू, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, बहुत दिनों से निमकी नहीं खाई थी ना। नहीं खाई थी तो बना लेती, मेरे खाने को देखकर रोने की क्या जरूरत थी? रीटा कमरे से चली जाती है। प्रिया और विजय घूमने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ रीटा अपना खाना पीना खुद ही बनाती है, अपने कपड़े खुद ही धोती है। पूरा दिन काम करके रीटा को बुखार हो जाता है। बुखार में तपने के कारण रीटा उठ भी नहीं पाती और किरण को फ़ोन करके कहती है, बेटा तू आ जाएगी क्या? मुझसे कोई काम नहीं हो रहा, उठा भी नहीं जा रहा। माँ तुम रुको, मैं अनिल को अभी तुम्हें डॉक्टर को दिखाने को कहती। किरण अनिल को फ़ोन करती है, माँ की तबीयत इतनी ख़राब है, डॉक्टर को दिखा दो और सुमन से कह दो कि माँ के लिए गर्मा गर्म कुछ खाने को बना दे। मुझे तो पता ही नहीं था माँ बीमार है। देख लो अपने लाडले भाई को, माँ को छोड़कर चला गया, ये नहीं कि मुझे बता दे, मैं अपनी माँ का ध्यान रख लेता। ठीक है, अब तुम माँ को संभालो। अनिल डॉक्टर को बुलाकर रीटा को दिखवाता है। इन्हें कुछ नहीं हुआ, बस थकावट के कारण फीवर है। माताजी आप पेट भर के खाना खाइए। मम्मी जी आपको खाने का क्या मन है, मुझे बताइए, मैं बना देती हूँ। बहू मुझे ना गर्मा गर्म हलवा खाने का मन हो रहा है, बारिश हुई है ना। अभी बनाती हूँ माँ जी। सुमन धीरे से अनिल को कहती है, मैं क्यों अपनी रसोई में हलवा बनाऊँ? मम्मी जी तो अभी उसकी पारी में है ना, हम दोनों का भी यहीं बना लेती हूँ मैं। और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसे ही डॉक्टर को पैसे दे दिए? वो विजय के आने पर उससे ले लूँगा मैं। सुमन विजय के फ्लैट में ही हलवा बनाती है और तीनों मिलकर खाते हैं। फिर सुमन रात का खाना भी वहीं बनाती है। मम्मी जी अब आपको अकेले तो नहीं छोड़ सकते, तो हम भी यहीं खा लेते हैं। हाँ हाँ बहू, यहीं रहो तुम। सुमन आराम से एसी चलाकर बैठ जाती है और पूरी रात एसी चलाकर रखती है। तब से विजय के आने तक अनिल, सुमन, रीटा के साथ विजय के फ्लैट में ही रहते हैं और उसके ही घर का सब सामान इस्तेमाल करते हैं। कुछ दिनों में विजय आ जाता है। सुमन और अनिल अपने फ्लैट में चले जाते हैं। आते ही अनिल विजय से कहता है, माँ की तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर के 1000 रुपये और दवाई के 1000 रुपये दे देना मुझे। अरे आपने दे दिए ना, अब क्यों मांग रहे हैं? अरे माँ की जिम्मेदारी तुम्हारी थी ना, हिस्सा लेने के वक्त भी कह देते, आपने दे दिया तो क्या हुआ? अरे दे रहा हूँ। विजय पैसे देकर चला जाता है और चिड़चिड़ाते हुए कहता है, इसकी बारी में मैं भी ऐसा ही करूँगा। विजय घर आकर रीटा को सुनाता है, माँ तुम मुझे नहीं कह सकती थी क्या? देख लो अपने बेटों को, आते ही तुम्हारी दवाई और डॉक्टर के पैसे भी मांग गया मुझसे। 2 दिन में बीमार भी हो गई, खर्चा बढ़ा दिया। ठीक है, शुगर और बीपी की दवाइयाँ इस बार में कम मंगवाना। अरे वो तो मैंने पहले ही सोच लिया था। इधर राशन देखकर प्रिया कहती है, हम दोनों तो थे नहीं, फिर भी पूरा राशन खत्म है। भाभी ने तो पूरा मौज किया है हमारे घर में, एसी भी खूब चलाई है। बिजली बिल बहुत आएगा इस बार। अपने फ्लैट में तो एसी नहीं है ना, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरे के बिल की कोई फिक्र ही ना करो। प्रिया की बात सुनकर रीटा रोते हुए कहती है, एक औरत कितनी भारी हो जाती है। जैसे तैसे इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। 15 दिन पूरे हो जाते हैं। विजय रीटा का सारा सामान लेकर अनिल के फ्लैट में छोड़ देता है। लो भैया, अब माँ तुम्हारी जिम्मेदारी। देख लो माँ का वज़न बढ़ गया है। मेरे पास तो माँ बहुत खुश थी,
अच्छे से रखना माँ को। तू मुझे मत सिखा, अभी तक मैंने ही माँ को रखा था। 15 दिन क्या रख लिया, खुद को तोप समझ रहे हो? सुमन के पास आते ही सुमन रीटा के साथ वैसे ही पहले की तरह व्यवहार करने लगती है। माँ, तुम्हारे पेंशन के जो पैसे आ रहे थे, क्या हुआ उसका? वो तो विजय ने ले लिए बेटा, मैं क्या ही करूँगी, पैसों का जो है तुम लोगों का ही है। अभी तक तुमने मुझे तो दिया नहीं, इतने दिनों से मैं मांग रहा था ना। अरे वो सारे पैसे मैंने विजय की शादी में लगा दिए बेटा। सब विजय के लिए, जैसे मैं तो कोई हुई नहीं। ठीक है, अब तुम्हारे पेंशन के पैसे मुझे देना, तुम्हारी दवाई का खर्च तो निकल जाएगा, मेरा हाथ वैसे ही टाइट है। ठीक है बेटा। रीटा अपने पेंशन के पैसे अब अनिल को देने लगती है। सुमन रीटा से कहती है, मम्मी जी बैठ के खाना नहीं मिलेगा, मैं भी दिन भर काम करके थक जाती हूँ। एक आदमी के पीछे काम बहुत बढ़ जाता है। आप सुबह जल्दी उठती है ना, तो सुबह की चाय और शाम की चाय खुद बनाया करिए। ठीक है बहू, अब मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। रीटा बेचारी मजबूरी की मारी जैसा जैसा जो कहते वो करती रहती और इसी तरह अपने दिन काटने लगती है। जैसे तैसे अनिल के पास भी रीटा के 15 दिन पूरे होने को होते हैं। तभी अनिल के ससुराल से फ़ोन आता है कि सुमन की माँ का देहांत हो गया है और उन्हें जाना होगा। हड़बड़ाते हुए अनिल सुमन से कहता है, हमें अभी तुम्हारे मायके चलना होगा, मैं माँ को विजय के पास छोड़कर आता हूँ। अनिल रीटा को विजय के पास छोड़ने जाता है, पर अनिल को देखते ही विजय कहता है, भैया अभी 15 दिन पूरे होने में 2 दिन बाकी है, 2 दिन का खर्चा दे दो, फिर तुम्हें जहाँ जाना होगा चले जाना। अरे मैं आकर दे दूंगा ना। नहीं नहीं भैया, मैं भी बाहर से ही आया था, फिर भी आपने मुझसे उसी वक्त पैसे लिए थे, तो अभी उसी तरह से दे भी दीजिए। अनिल 2 दिन का पैसा देकर सुमन को लेकर अपने ससुराल चला जाता है। इधर इन सब से रीटा का मन बहुत दुखी हो जाता है और रात को मौका पाकर रीटा घर से वृद्धाश्रम चली जाती है। जब पेंशन के पैसों से ही अपने खर्च उठाने हैं तो मैं खुद ही उठा लूँगी, कम से कम बोझ बनकर किसी पर रहना तो नहीं होगा। एक माँ 4 बच्चों को पाल देती है लेकिन 4 बच्चे एक माँ को नहीं पाल पाते हैं। मुझे अब उनके साथ नहीं रहना। रीटा अब अपनी इस नई दुनिया में ज़्यादा खुश थी। क्या बात है बहू, क्या हुआ, अब तक खाना क्यों नहीं बना? वो मम्मी जी आटा ख़त्म हो गया है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, तू आटा कर ले। जी ठीक है मम्मी जी। चलो भाई अब हम चलते हैं, नहीं तो फिर खाने के चक्कर में लेट हो जाएगा। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। यश और आरव वहाँ से बिना खाए ही चले जाते हैं। देखा बहू, अब ये दोनों बिना कुछ खाए चले गए। तू इन सब बातों का पहले से ध्यान रखा करना और पहले से पूरी तैयारी किया कर। वो मम्मी जी कल पूरा दिन हम शादी की शॉपिंग में बिजी थे ना, और पूरा दिन बस ऐसे ही निकल गया और फिर रात को लेट आए तो रह गया। ठीक है कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखियो। अब जाकर आटा पीस ले। ठीक है मम्मी जी। उसके बाद सुधा आटा पीसती है और सबके लिए खाना बनाती है। सुधा घर की बड़ी बहू थी और अब कुछ दिन बाद घर के छोटे बेटे यश की भी शादी होने वाली थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर आखिर वो दिन भी आ जाता है जब घर के छोटे बेटे यश की शादी हो जाती है। आओ आओ बहू, अंदर आओ। आइए देवरानी जी, इस देसी ससुराल में आपका स्वागत है। इस तरह घर की छोटी बहू का गृह प्रवेश हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह जब प्रीति रसोई में जाती है, अरे दीदी ये आप क्या कर रही हैं? मैं सब्जी के लिए मसाले कूट रही हूँ। क्यों दीदी, आप कूटे हुए मसाले यूज़ नहीं करती, मतलब वो पैकेट वाले मसाले? अरे नहीं प्रीति, दरअसल हम घर पर ही मसाले तैयार करते हैं। ओह अच्छा, लाइए ना दीदी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। ठीक है, जब तक तुम हरी मिर्च और धनिया की चटनी बना लो। ओके दीदी। उसके बाद प्रीति किचन में कुछ ढूंढने लगती है। क्या हुआ प्रीति, कुछ चाहिए क्या? हाँ दीदी, मिक्सी ढूंढ रही हूँ। उसका क्या काम? अरे वो 2-2 चटनी बनानी है ना, इसलिए। क्या हुआ दीदी, आप किस बात पर हंस रही हैं? मैं तुम्हारे भोलेपन पर हंस रही थी। अरे इस घर में कोई मिक्सी विक्सी नहीं है। हैं? लेकिन ऐसा क्यों दीदी? चिंता मत करो, जब मैं भी इस घर में नई नई थी ना, तब मेरे लिए भी ये सब काफ़ी नया और अजीब था, लेकिन धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगी। दरअसल यहाँ पर सभी चीज़ हाथों से कूटी जाती है
और मिक्सी वगैरह इन सभी प्रकार की मशीनों का यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं होता। यही तो हमारी देसी रसोई की खासियत है। क्या इसका मतलब मुझे कुंडी में चटनी कूटनी होगी? जी हाँ। लेकिन दीदी उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन प्रीति हमें यहाँ पर ऐसे ही करना होता है। अच्छा ठीक है, मैं चटनी बना देती हूँ, लेकिन आप खाना बनाने के समय इतना सब ये क्यों कूट रही हैं? क्योंकि अब ये ताज़ा कूटा हुआ मसाला सब्जी में डलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर पैकेट वाले मसालों का इस्तेमाल नहीं करते। क्या कहा? इसका मतलब हमें चटनी के साथ साथ सब्जी के लिए भी ताज़े मसाले कूटने होंगे? और अभी तो आप सिर्फ मसाले कूट रही हैं, उसके बाद आप चटनी कूटती तो उसमें तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाता। अब देसी चीज़ों में इतनी मेहनत तो लगती है। अच्छा ये सब बातें छोड़ो प्रीति, अभी बहुत काम बचा है, तुम जल्दी से चटनी बनाओ। बस फिर प्रीति मिर्च की चटनी बनाना शुरू करती है। चटनी बनाते वक्त थोड़ी सी मिर्ची उछलकर प्रीति की आंख में चली जाती है। आउच! मेरी आंखें गई। अरे प्रीति ठीक हो ना तुम? जाओ पहले अपनी आंखें धो लो। उसके बाद प्रीति अपनी आईज वॉश करती है। ओहो, यह क्या हो रहा है? यहाँ खाना बन रहा है। वो तो मुझे भी पता है दीदी, लेकिन मेरा मतलब कुछ और था। अच्छा कोई बात नहीं, रसोई का काम अभी मैं कर लेती हूँ, तुम रहने दो। नहीं, अकेले तो आप पता नहीं कितने सालों तक लगी रहोगी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। फिर चटनी बनाते हुए मैं पहले एक दिन का फंस गई। तभी प्रीति खांसते हुए और अपनी आंखों को बचाते हुए आखिरकार चटनी बना ही देती है। भाभी अब आप ना जल्दी से बस इस सब्जी को कुकर में डालकर उबाल दो। नहीं प्रीति, सब्जी तो कढ़ाई में ही अच्छी बनती है, कुकर में ना सब्जी का वो स्वाद नहीं आता। ओहो, अब इसी कढ़ाई में बनने में कितना टाइम लगेगा? आज तो बना लिया खाना। सुधा और प्रीति दोनों मिलकर खाना बनाती है, लेकिन उन्हें खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि आप तो जानती ही हैं कि अभी रसोई में क्या हो रहा था। खाना बनने के बाद सभी को खाना परोसा जाता है। आहा, पर खाने का तो मज़ा ही आ गया, सच में देसी खाने का अलग ही स्वाद है। हाँ, और उसे बनाने का अलग ही टॉर्चर है। वाकई बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। अच्छा बहू, मैं कह रही थी कि अब सर्दी भी है तो तुम मेरे लिए कल से मक्के और बाजरे की रोटी ही बनाइयो। जी ठीक है मम्मी जी। हाँ लेकिन भाभी मेरा तो कल पनीर खाने का मन है, तो प्लीज़ आप मेरे लिए कल पनीर की सब्जी बना देना। जी ठीक है देवर जी। फिर दिन में। दीदी बाजार चलना है? क्यों प्रीति? दीदी कल की खाने के लिए आज सभी ने इतनी फरमाइशें की है, तो उन्हें बनाने के लिए सामान की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसके लिए बाजार तो जाना होगा। जी नहीं, हमें बाजार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने किचन में सब सामान चेक कर लिया है, घर में वो सब कुछ नहीं है, और पनीर भी तो लाना होगा। घर में सब कुछ है प्रीति, तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरे साथ चलो और काम की तैयारी करो। सुधा प्रीति को रसोई में लेकर जाती है। ये देखो दीदी ये दूध है। हाँ तो अब इसी का पनीर बनेगा। क्या कहा? हाँ, यूं कहे कि सारा काम हम घर पर ही कर लेते हैं। उसके बाद सुधा दूध गर्म करती है और पनीर बनाने के लिए उसमें नींबू निचोड़ देती है। अब बस मैं इसे कपड़े में छान कर थोड़ी देर रख दूंगी और हमारा पनीर तैयार हो गया। भाभी आखिर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है, जब हमें सारा सामान रेडीमेड मिलता ही है। क्योंकि वो हाँ दीदी, आई नो, ये हमारी देसी रसोई है, लेकिन इस देसी रसोई की वजह से हमारा कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सुबह हमने मसाले और चटनी कूटने में ही पूरे 2 से 3 घंटे लगा दिए, उसके बाद खाना पकाने में इतना ज़्यादा टाइम लगा। अगर हम एक वक्त का खाना बनाने में ही आधा दिन लगा देंगे, तो बाकी तीनों वक्त का खाना बनाने में कितना ज़्यादा समय लगेगा। हाँ लेकिन क्या कर सकते हैं प्रीति, इस घर में सब ऐसे ही होता है। लेकिन दीदी क्या आपको परेशानी नहीं होती? मैं तो आज एक दिन में ही परेशान हो गई। परेशानी तो मुझे भी बहुत होती है। जब मैं शुरू में आई थी ना, तब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं सब कैसे करूँगी और क्या ही करूँगी। मैं समझ सकती हूँ दीदी, आपको मुझसे ज़्यादा परेशानी हुई होगी। उस टाइम तो दीदी आप अकेली थी, अभी तो फिर भी मेरी मदद करने के लिए आप हो। तभी वहाँ पर कमला आ जाती है। अरे बहू, ये गप्पे शप्पे लड़ाना छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। चलो रात का खाना भी बनाना है। जी मम्मी जी, बस अभी करते हैं। अभी से? लेकिन मम्मी जी अभी तो ठीक से शाम भी नहीं हुई। बेटा क्या है ना, जब तुम डिनर बनाओगी तब तुम्हें सब समझ में आएगा। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। तुम्हें तो पता ही है, हमें सब्जी बनाने के लिए मसाले भी कूटने हैं, तो खाना बनाने में समय तो लगेगा ना। ओह माय गॉड,
मैं तो सुबह से इतना काम करके पहले ही थक चुकी हूँ। प्रीति तो पहले ही दिन इतना थक गई, लेकिन अभी तो उसके सामने और भी बहुत सारी चैलेंजेस आने वाले थे। अगले दिन सुबह, बहू तो सबके लिए आज बाजरे की खिचड़ी बना दे। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, घी भी ख़त्म होने वाला है तो तुझे आज घी भी बनाना है। उसके बाद सुधा किचन में काम करने चली जाती है और उसके पीछे पीछे प्रीति भी आ जाती है। आज की क्या फरमाइश है दीदी? बाजरे की खिचड़ी। अरे वाह, चलो वो तो जल्दी बन जाएगी, है ना? अब मुझे इस इमाम दस्ते में पहले बाजरा कूटना होगा, उसके बाद खिचड़ी बनानी होगी। ओफो, यहाँ पर कभी कोई काम सिंपल तरीके से नहीं हो सकता क्या? अब तुम्हें घी बनाना नहीं आता, नहीं तो मैं ही बाजरा कूट देती। अरे दीदी, घी की तो बात ही रहने दो। एक तो इस घी से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है, क्या करूँ मैं? प्रीति ने अपने मुंह को कपड़े से ढक रखा था, उससे घी की स्मेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तब, कोई बात नहीं, तुम बाहर जाकर बाजरा कूट सकती हो। ठीक है दीदी। फिर प्रीति बाहर चली जाती है। इस तरह सभी नाश्ते में बाजरे की खिचड़ी खा लेते हैं। फिर चलो फाइनली, अब आखिरकार मैं अपने कमरे में थोड़ी देर आराम तो करूँगी। प्रीति अपने बिस्तर पर लेटी ही थी कि तभी उसे रमेश की आवाज़ आती है। अरे क्या मैं अब थोड़ी देर भी आराम नहीं कर सकती? वो रमेश के पास जाती है। जी पापा जी, कहिए क्या बात है? अरे बेटा, मुझे ना बहुत भूख लगी है। मुझे वो बाजरे की खिचड़ी कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बस थोड़ी ही खाई थी। तुम मेरे लिए खाना बना दोगी? जी ठीक है पापा जी, अभी बना देती हूँ। ठीक है बेटा, तो तुम मेरे लिए आलू गाजर और मेथी की मिक्स सब्जी बनाना, उसके साथ मक्के की रोटी हो जाए। आह, क्या मज़ा आ जाएगा। आपको तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन हमारी तो सज़ा हो जाएगी। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं पापा जी, अभी खाना बना कर लाती हूँ। हाँ बेटा, लेकिन ध्यान रहे कि पिछली बार की तरह मक्के की रोटी को चकले बेलन पर बनाने की ट्राई मत करना, वो हाथ से ही बनेगी। जी ठीक है। प्रीति रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करती है। अरे इस रोटी को हाथ से बनाना भी उतना ही मुश्किल है जितना मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना था। नहीं, मुझे लगता है कि मैथ्स इससे ज़्यादा आसान है। फिर प्रीति जैसे तैसे करके खाना बना कर लाती है और रमेश को देती है। वाह बहू, सच में खाना खाकर मज़ा आ गया भाई। रमेश खाना खाकर चला जाता है और प्रीति बर्तन धोने के बाद अपने कमरे में जाती है। चलो फाइनली, अब तो थोड़ी देर आराम कर ही सकती हूँ। लेकिन जैसे ही प्रीति घड़ी में देखती है तो हैरान हो जाती है। वो देखती है कि शाम के 5 बज गए हैं। ये क्या, इतना टाइम हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। जब से इस घर में आई हूँ मेरा पूरा दिन रसोई में ही जाता है। घर की साफ सफाई भी ढंग से नहीं हो पाती, होगी भी कैसे भला? साफ सफाई के लिए टाइम ही नहीं मिलता। बस हो गया मेरा रेस्ट, अब डिनर बनाने की तैयारी करनी होगी। फिर कुछ दिन बाद, अरे दीदी, ये इतना बड़ा क्या है? क्या इसमें हम पूरे साल भर के मसाले एक साथ कूट कर रखते हैं? नहीं प्रीति, इसमें हम धान कूटते हैं। धान माने चावल? लेकिन उसे क्यों कूटना? दरअसल धान को कूटने के बाद ही चावल बनता है, इसलिए हमें धान से चावल अलग करना है। ओ दीदी, बस इसी की कसर बाकी थी। मुझे ये रसोई कम और जिम ज़्यादा लगता है। हमारी सारी कसरत यहीं हो जाती है। धान हमें कल कूटना है। शुक्र है आज तो रेस्ट मिला। नहीं, आज हम गेहूं साफ करेंगे और उसके बाद आटा पीसना है। नहीं, गेहूं को पीस कर आटा बनाना है। दीदी, इतना ज़्यादा काम करके तो मेरे सोचने और समझने की क्षमता ही खत्म होती जा रही है। कोई बात नहीं प्रीति, ऐसे हार नहीं मानते। चलो अब हम जल्दी से काम कर लेते हैं, नहीं तो रात को लेट तक लगे रहना पड़ेगा। फिर हमें सुबह जल्दी भी उठना होता है। जब घर में ही मसाले कूटने की फैक्ट्री होगी तो जल्दी तो उठना पड़ेगा ही। फिर अगले दिन जब प्रीति रसोई में काम कर रही थी, चलो अब मैं दही में रायता बना लेती हूँ। जब प्रीति दही की मटकी उठाती है तो गलती से उससे वो नीचे गिर जाती है। ओह नो, ये क्या कर दिया मैंने? शोर सुनकर कमला और सुधा भी आ जाती हैं। क्या हुआ प्रीति, ठीक तो हो ना? अरे बहू, तूने फिर से मटकी तोड़ दी। 1 महीने में तू 5 या 6 मटकी तो तोड़ ही देती है। ज़रा ध्यान से काम किया कर। सारी दही वेस्ट हो गई, अब जमाओ दोबारा से दही। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। अब हमें दोबारा दही जमानी होगी। कोई बात नहीं प्रीति, मैं अभी कर देती हूँ। क्या हम सिंपल बर्तनों में खाना नहीं रख सकते? नहीं तो मेरे हाथ से ऐसे न जाने कितनी मासूम मटकियों का कल्याण हो जाएगा।
दोनों बहुएं रसोई का इतना ज़्यादा काम करके बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन फिर भी उन्हें ये सब करना पड़ता था। वो हर रोज़ ताज़े मसाले कूटती, सब कुछ घर पर ही बनाती। इस तरह उन दोनों का पूरा दिन रसोई के कामों में ही जाता था। फिर कुछ दिन बाद, देखो 2 दिन बाद तुम्हारी दादी सास आ रही है, हमें उनकी अच्छे से खातिरदारी करनी होगी। हाँ बिल्कुल, उनकी खातिरदारी में कोई भी कसर मत छोड़ना। तुम सब उनके लिए बिल्कुल ताज़े ताज़े मसालों का बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाना, जिससे वो खुश हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उन्हें खुश करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसके बाद वो अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देंगी, इसीलिए तो वो यहाँ पर आ रही है। हो अच्छा अच्छा। ये खबर सुनकर सभी जोर शोर से तैयारियों में लग जाते हैं और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन उनकी दादी सास घर पर आती हैं। सभी उनके पांव छूते हैं, उनका घर में स्वागत करते हैं। लीजिए दादी जी पानी। हाँ बहुला। अरे बच्चों, तुम दादी के लिए खाना बनाओ जाओ। हाँ भाई, मैं तो सफर में बहुत ज़्यादा थक गई, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। जी दादी माँ, आप बस 2 मिनट रुकिए, हम आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर लाते हैं। उसके बाद सुधा और प्रीति दोनों किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करती हैं। अरे दीदी लाओ जल्दी से, मैं बाजरे का आटा गूंद देती हूँ। अब तो मुझे बाजरे की रोटी भी बनानी आ गई है, मैं दादी को अपने हाथ की रोटियाँ खिलाऊंगी। अरे प्रीति, तुम भूल गई, दादी माँ के दांत नहीं है, वो भला बाजरे की रोटी कैसे खा पाएंगी? अरे हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। चलो कोई ना, मैं जब तक मसाले कूट दूँ आप खाना बनाने की तैयारी कर लो। वाह प्रीति, आज तो तुम्हारा एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है, वरना तुम तो सबसे ज्यादा परेशान होती थी मसाले कूटने में। दीदी आपको पता ही है ना, हमें दादी माँ को नाराज नहीं करना। हाँ। जब भी तो मैं सोचूं आज तुम इतना ज्यादा एनर्जेटिक क्यों फील कर रही हो। इस तरह दोनों बहुएं दादी को इम्प्रेस करने के लिए अच्छे से अच्छे तरीके से मसाले कूटती हैं और तरह तरह का खाना बना कर लाती हैं। वाह बहू, आज तो तुम दोनों ने कमाल कर दिया, इतनी जल्दी खाना भी बना कर ले आई। जी पापा जी, मैंने और प्रीति ने आज जल्दी जल्दी खाना बनाया है। हाँ जी। शाबाश बहू। लेकिन मुझे तो खाने का इंतज़ार करते हुए पूरे 5 घंटे हो गए। हाँ, नहीं तो ये बाकी दिन तो 7 से 8 घंटे में खाना बनाती है। क्या कहे? उनकी दादी सास को ये बात सुनकर काफ़ी हैरानी होती है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रसोई में खाना कैसे बनता है। इस तरह अगले कई दिन तक उनकी दादी सास वहाँ पर रही और उन्हें हमेशा बहुत लेट खाना मिलता था। वो बेचारी कई कई घंटों तक भूखी बैठी रहती थी। उन्होंने देखा कि ये दोनों बहुएं पूरा दिन रसोई में लगी रहती है। किस तरह वो दोनों पूरा दिन मसाले कूटती हैं, आटा पीसती हैं और न जाने क्या क्या करती है। तब एक दिन खाने का इंतज़ार करते करते दादी सास को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भड़क कर कहती हैं, मैं आज ही अपने घर वापस जा रही हूँ। अरे क्या बात है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? क्या हमसे कोई कमी रह गई? हाँ जी बताइए, अगर हमारी कोई गलती है तो हम उसे अभी सुधार लेंगे। अरे जहाँ पर खाना 1 घंटे में बन जाना चाहिए, वहाँ पर तुम 5 से 6 घंटे लगाते हो। माँ जी ये देसी रसोई है ना, इसे बनाने में टाइम तो लगता ही है और इस खाने का स्वाद भी अलग ही होता है, इसलिए। अरे इतनी देर खाने का इंतज़ार करते करते आदमी बेचारा परेशानी हो जाए। एक तरफ उसकी भूख के मारे जान निकली जा रही है और तुम सिर्फ मसाले कूटने में लगी हो। आजकल इतना तो गांव में भी नहीं होता, वहाँ पर भी सब पैकेट के कूटे हुए मसाले इस्तेमाल करते हैं। चक्की पर एक बार महीने का आटा पिसवा लेते हैं, लेकिन यहाँ तो रोज़ रोज़ अलग अलग तरह के मसाले कूटे जाते हैं। बस भाई मैं तो परेशान हो गई, जा रही हूँ वापस। सभी दादी जी को मनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अब क्या फ़ायदा। दादी जी तो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती हैं और उनको इम्प्रेस करने की बजाय उल्टा वो सब उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं और उन्हें प्रॉपर्टी मिलने की बजाय डांट मिलती है। ये कहानी शुरू होती है वर्मा परिवार से, जहाँ आजकल बड़ा टेंशन का माहौल था। मुंह लटकाए मोहन और संतोष दुकान से घर लौटते हैं। क्या हुआ बेटा, तेरा मुंह ऐसा क्यों उतरा हुआ है? धंधे का तो बट्टा ही बैठता जा रहा है मम्मी, अब ऐसे में हंसूं कैसे? हालात कैसे भी हो बेटा, इंसान को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। तो आज बिना वजह मुस्कुराएगा तो खुशियाँ तेरे पास खुद चल कर आएगी। इसीलिए मुस्कुराते हुए ही दुकान पर जाया कर और खिलखिलाते हुए ही वापस लौटा कर। जो लड़का सेटल नहीं होता मम्मी, उसके पास ना खुशी आती है ना शांति, ना प्रिया ना पायल।
खुशी, शांति। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपनी माँ की बात मानकर मोहन आज खुश रहने की ठान लेता है। अगली सुबह मोहन वक्त से पहले ही उठ जाता है। अभी तो 7:30 ही बजे है, क्या करूँगा इतनी जल्दी दुकान पर जाकर, ग्राहक आते ही कहाँ। नहीं, ये क्या बोल रहा है मोहन। देख, आज तूने खुश रहने की सोची और तेरी आंख वक्त के पहले ही खुल गई। पहले दुकान जाएगा, सारे स्टॉक चेक कर सकेगा, हो सकता है स्टॉक में कुछ कमी हो इसलिए ग्राहक नहीं आ रहे हो। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव। मोहन फौरन तैयार होता है और नाश्ता करने टेबल पर बैठ जाता है, जहाँ उसकी माँ ने आलू प्याज की सब्जी और फुलके बनाए थे। ये क्या है माँ, आलू प्याज की सब्जी? आप जानती है ना मैं प्याज। शांत मोहन शांत, गुस्सा नहीं करना है तुम्हें। माँ मुझे अचार ला दो, मैं अचार और फुलके खा लूँगा। आप जानती है कि आपका बेटा प्याज नहीं खाता, फिर क्यों बनाया आपने प्याज? ऐसे ही मूड ऑफ रहता है इसका, कम से कम खाना तो मन का बना देती। अरे जी, मेरे ध्यान से ही निकल गया था। रुक बेटा, मैं अभी दूसरी सब्जी बना देती हूँ। कोई बात नहीं माँ, मैं अचार से खाना खा लूँगा। पर सुषमा कहाँ सुनने वाली थी। वो अपनी टेढ़ी मेढ़ी चाल से रसोई की तरफ बढ़ती है। क्या हुआ मम्मी? कुर्सी ला इधर बेटा, लगता है पैर की हड्डी बच गई है। सुबह से उठते ही तुम यहाँ से वहाँ भागने लग जाती हो मम्मी। पहले ही आपके घुटनों में इतना दर्द रहता है, सुबह आधे घंटे बैठकर एक्सरसाइज कर लिया करो ना। तेरे पापा सुबह 4 बजे उठते हैं बेटा, उन्हें 8 बजे तक खाना चाहिए ही होता है। उठकर पहले मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, उसके बाद सीधा खाना बनाने चढ़ा देती हूँ। फिर भी इतनी देर हो जाती है। अगर मैं एक्सरसाइज भी करने लगी तो कब बनेगा खाना बताओ? कैसे करूँ एक्सरसाइज? बहुत काम होते हैं बेटा सुबह सुबह। अभी बेटी की शादी करनी है, बेटा कवारा है। तेरी बहू आ जाती तो ज़रा पैरों को आराम मिल जाता, फिर मैं आराम भी कर पाती कि चलो मेरे पीछे कोई तो रसोई को संभाल देगा। पर अभी किस पर सब कुछ छोड़कर आराम करूं? काम के साथ साथ मेरी शादी का भी इंतज़ाम करना होगा। सब करना होगा मोहन तुम्हें। मोहन खुशी खुशी दुकान जाता है, पर उसकी खुशी को आग लगाते उसका स्टाफ उसे कहता है, इस महीने के अंत में आपने कहा था कि पगार बढ़ा देंगे भैया, अब बढ़ा दीजिए। ये 10,000 में घर नहीं चलता। जो है तुम सबके सामने ही है ना, हो रही है क्या कमाई कि मैं पगार बढ़ा दूँ? इतने में ही काम करना है तो करो, वरना अपने घर को रवाना हो जाओ। ऐसे ही 2 स्टाफ को आप निकाल चुके हैं, हमें भी आज नहीं तो कल निकाल ही देंगे। इससे अच्छा है कि हम खुद ही काम छोड़ दें। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में दुकान ठप हो जाएगी। काम कैसे करेंगे? सामने की दुकान वाला हमें आगे से 15,000 दे रहा है, अगर ज़्यादा प्रेशर बनाया तो 17 तक भी दे देगा। चलते हैं हम भैया, राम राम। और एक साथ मोहन की दुकान के 2 स्टाफ काम छोड़कर चले जाते हैं। पूरे 1 हफ्ते तक मोहन पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है, पर काहे की पॉजिटिविटी उसके काम आती। उसके हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि अब घर खर्च तक के भी पैसे बचना मुश्किल हो जाता है। तेरे लिए एक रिश्ता आया है बेटा, बोल करेगा शादी? लड़की ले तो आऊँगा पापा, पर उसे खिलाऊंगा क्या? शादी तो बाद की बात है, पहले खर्च का सोचते हैं। दुकान अच्छी नहीं चल रही, अब दुकान पर निर्भर रहने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैंने एक उपाय निकाला है। एक कस्टमर आज माल लौटाने आया था, उसे एक घर की तलाश है। घर मतलब पूरा का पूरा घर, हॉल, बाथरूम, किचन, एक फ्लोर समझ लीजिए, सिर्फ 2 कमरे नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अपने घर के इस फ्लोर को किराए पर लगाकर खुद छत पर शिफ्ट हो जाए। छत पर कमरे ही कितने हैं? गिनकर 2 कमरे हैं भैया, कैसे होगा सब मैनेज? फिर आपकी शादी होगी, भाभी आएगी, वो कहाँ रहेगी? अरे किराएदार आएंगे तो किराया देंगे ना, फिर एक कमरा और बन जाएगा ऊपर। ऐसे भी कौन सी मेरी शादी कल ही हो रही है, पूरे 25,000 देने को तैयार है वो लोग। ये मौका गंवाना मुझे तो सही नहीं लगता। अब घर के खर्चे किराए से निकलने लगेंगे तो मैं कहीं और दिमाग लगा पाऊंगा, वरना मेरा ध्यान इन्हीं सब में लगा रहेगा। कोई नया काम भी नहीं कर पाऊंगा मैं। तेरी प्रॉब्लम तो मैं समझ रहा हूँ बेटा, ऐसे में सबसे ज़्यादा बोझ घर खर्च का ही हो जाता है। ठीक है, फिर नीचे के हिस्से को किराए पर लगाकर हम ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। और नीचे के फ्लोर को किराए पर लगवाकर मोहन अपने परिवार के साथ ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो कहते हैं ना, कभी कभी दोनों हाथ खाली रहते हैं और कभी कभी दोनों में एक साथ लड्डू आ जाते हैं। एक रात मोहन अपनी दुकान को बंद कर रहा था कि वहाँ महेश पहुँचता है। कुछ चाहिए क्या अंकल जी? दिखा दो आपको कुछ? मुझे जो देखना था मैंने देख लिया बेटा। सुबह दुकान पर कितने बजे आते हो? 10 बजे तक आ जाता हूँ, पर आपको अगर उससे पहले माल चाहिए तो मैं पहले आ जाऊँगा।
महेश मोहन से कुछ नहीं कहता और अगली सुबह 11 बजे अपने परिवार के साथ मोहन की दुकान पर ही उसके रिश्ते की बात करने पहुंच जाता है। अरे भाई साहब, आपने तो मेरा बोझ हल्का कर दिया। लोगों को बेटियों की शादी की फिक्र रहती है, मुझे अपने बेटे की थी, क्योंकि दुकान के अलावा ना ये कहीं आना जाना करता है, ना किसी से मिलता है। कहाँ से ऐसे में लड़की मिलती इसे? यही चीज़ तो मुझे मोहन बेटा की पसंद आ गई। लड़की का बाप हूँ, सब खबर पहले ही निकाल लिए मैंने। ये कहकर महेश मोहन के हाथ में शगुन दे देता है और रिश्ता पक्का कर लेता है। बात आगे बढ़ती है, दोनों परिवार होटल में मिलते हैं और सगाई के साथ साथ शादी भी हो जाती है। बहू बनकर खुशी छत पर आ जाती है मेरा मतलब अपने ससुराल आ जाती है। शादी के बाद दुल्हा दुल्हन वापस घर लौटते हैं। कितनी जल्दबाजी में शादी हो गई ना हमारी मोहन। अब जो किस्मत में होता है वो तो हो ही जाता है। आओ खुशी, अंदर चले। खुशी दरवाजे के मेन गेट से अंदर जाने लगती है कि सुषमा उसे रोक लेती है। अरे नहीं नहीं बेटा, वहाँ से अंदर नहीं जाना है, हम ऊपर रहते हैं, वहाँ जाने के लिए दूसरा रास्ता लेना होगा। घर तो हमारा ही है ना मम्मी जी, यहाँ से जाएं या दूसरे रास्ते से? नहीं भाभी, नीचे का हिस्सा किराए पर लगा हुआ है, वो रास्ता हम यूज़ नहीं करते। अब नई नवेली दुल्हन कहती भी क्या। खुशी दूसरे रास्ते से छत पर चली जाती है। हाय, कितनी ठंड लग रही है, पूरा छत खुला हुआ है, हम कमरे में कब जाएंगे? बस ये रस्में हो जाए बहू, उसके बाद जाएंगे। जैसे तैसे रस्में खत्म हो जाती है और टाइम आ जाता है खुशी का उसके कमरे में जाने का। अगली सुबह अंगड़ाई लेती हुई खुशी जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है तो वो छत पर आ चुकी थी। उठ गई बहू, तैयार होकर बाहर आती, ऐसे बाहर आ गई, लोग क्या कहेंगे? लोग? कौन से लोग? और आप नाइटी में मेरे घर पर सुबह सुबह क्या कर रही हैं आंटी जी? और मैं बाहर आ गई? कहाँ आ गई? मैं तो अपने घर के हॉल में हूँ। खुशी अपनी आंखें मसलती हुई आसपास देखती है कि वो तो छत पर खड़ी हुई है। तू अपनी छत पर है बहू और मैं अपनी छत पर। अरे हाँ, मैं भूल गई थी। खुशी वापस अंदर जाती है और तैयार होते हुए कुछ न कुछ बड़बड़ाती जाती है। ये कैसा ससुराल हुआ भला? अंगड़ाई लेते हुए आदमी टेरेस पर पहुंच गया। मैं तो जल्दी उठी थी कि कोई जाग ना जाए तो कॉमन वॉशरूम यूज़ कर लूँ। अब इतने के लिए तैयार होना पड़े तो क्या ही प्राइवेसी। वो तो अच्छा है विमला चाची थी छत पर, चाचा जी होते तो जी ही खट्टा हो जाता। ये क्या तब से खुद से बातें कर रही है खुशी? कुछ नहीं मोहन जी, हमारे कमरे से जो अटैच बाथरूम है वो इंडियन है और मुझे वेस्टर्न में जाने की आदत है जो कि बाहर है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे छत होकर जाना पड़ता है। पता है ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि इसी बहाने इंसान उठते ही कपड़े बदलेगा, जिससे शरीर का आलस भागेगा। 5 कदम चलेगा, उसके शरीर को सुबह की हवा लगेगी। सुबह सुबह हरियाली देखना, थोड़ा चलना शरीर के लिए इतना अच्छा होता है, खास करके वेट लॉस के लिए। पर ये आपको वक्त के साथ समझ में आएगा। बाद में आप खुद कहेंगे थैंक यू मोहन जी। मोहन एक व्यापारी था। ग्राहक का दिमाग कैसे घुमाना है उसे अच्छी तरह आता था और ऐसे ही वो खुशी के दिमाग को घुमा देता है। बहू की मुंह दिखाए के लिए मेहमान आकर छत पर डेरा जमा लेते हैं। अरे बड़ी देर कर दी विमला, तुम तो पहले आ जाती, ये घर तुम्हारा भी तो है। करना ही क्या था तुम्हें? उस छत से इस छत पर छलांग लगानी थी। अरे सुषमा, क्या बताऊँ, इतना काम रहता है कि काम ख़त्म हो तब तो छलांग लगाओ। इतनी हड़बड़ी में अपने बेटे और पति का खाना बनाया मैंने कि अपना ही बनाना भूल गई। अब मुंह दिखाए के साथ साथ बहू के हाथ का खाना भी खाकर जाऊंगी मैं। क्यों नहीं चाची जी, मैं भी खाना बना देती हूँ। खुशी रसोई में जाती है और सभी मेहमानों के लिए खाना तैयार करती है, पर छत तो खुला हुआ था, धूल मिट्टी से कब तक बचता। खुशी खाना छत पर ही रखे टेबल पर लगाती है, तभी उड़ता हुआ एक पत्ता जाकर खाने में गिर जाता है। संतोष की बहू, ये क्या है? मेरा ही खाना मिला था क्या बर्बाद करने के लिए? शादी के वक्त भी जब मेरा नंबर आया तब पानी पूरी ख़त्म हो गई थी, और यहाँ देखिए पत्ते के साथ खाना कौन परसता है? खाने में पत्ता कहाँ है आंटी जी, दिखाइए। अच्छा, ये तो पीपल का पत्ता है आंटी जी। एक्चुअली खुशी ने खाना बनाने का कोर्स फॉरेन में किया था। वहाँ पर ना ऐसे ही पेड़ के पत्तों को खाने को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर ऐसे खाना कौन सजाता है बेटा कि एक आदमी की प्लेट में पत्ता है दूसरे में नहीं? इसीलिए तो खुशी फेल हो जाती थी आंटी जी, इसे सब कुछ बराबर में करना आता ही कहाँ है। और यहाँ पे दिमाग लगाकर मोहन काम संभाल लेता है। सभी मेहमान अपने घर चले जाते हैं। सब चले गए, अब मैं खुद के लिए फुल्की सेक लेती हूँ।
खुशी जैसे ही गैस ऑन करती है, छत से आ रही तेज हवा के कारण फ्लेम बुझ जाती है। हद हो गई ये कैसे ससुराल भेज दिया पापा जी ने मुझे। खुशी परेशान होकर अपने पापा को कॉल लगाती है। मैंने तो ये घर शादी के पहले देखा ही नहीं था पापा, पर आपने तो कहा था कि जांच पड़ताल अच्छे से की है। ये जांच पड़ताल की आपने? मोहन जी अपने घर की छत पर रहते हैं, नीचे का हिस्सा तो किराए पर लगा हुआ है। क्या? अब बाहर से देखने वाली इमारत अंदर से इतनी खोखली होगी, मुझे नहीं पता था बेटा। कमरे वमरे भी नहीं है क्या छत पर? खुले में सो रही हो तुम? कमरे तो है पापा, पर इतने खुले में कौन रहता है। कमरे से बाथरूम भी जाओ, किचन भी जाओ तो छत होकर जाना पड़ता है। और इनका घर इतना ऊंचा भी नहीं है कि किसी की नज़र मुझ पर ना पड़े। सभी की छत साथ में ही है। कमरे से बाहर निकलते ही लगता है पड़ोसी के घर आ गई हूँ। अभी तो गई है बेटा, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कर। अगर बात नहीं बनी तो मैं वहाँ आ जाऊँगा। सुषमा अपनी बहू को फ़ोन पर बात करता सुन लेती है और सीधा संतोष को जाकर सब बता देती है। ये क्या सुन रही हूँ मैं मम्मी? भाभी को इस छत के ससुराल से प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे में अगर उन्होंने भैया को छोड़ दिया तो, क्योंकि आजकल यही चल रहा है। अरे तू फालतू मत बोल, मैं बहू के मन को डाइवर्ट करने की कोशिश करता हूँ। और रात के खाने पर संतोष टेबल पर कैंडल लगाकर पूरे छत को फेरी लाइट से सजा देता है। छत तो बहुत खूबसूरत लग रहा है पापा जी। सच में बहू, आजकल ना लोग रूफटॉप रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, जहाँ खुले आकाश के नीचे चांद को देखते हुए खाना खाया जा सके। पर कहीं और जाकर बाहर का तला भुना खाने की क्या ज़रूरत है, जब खुद के ही छत को वैसा बनाया जा सकता है। तुम्हें और मोहन को तो साथ में वक्त भी नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना छत को ही सजा दिया जाए। भले छत पर ससुराल है, पर ससुराल वाले तो ठीक ही हैं मेरे। संतोष की ये मेहनत खुशी को बड़ी खुशी देती है और रात को वो मोहन के साथ चांद की रोशनी में आराम से डिनर करती है। एक दोपहर। कितनी धूप है यार, 24 घंटे कोई कमरे में कैसे बैठा रहे। दिमाग की खिचड़ी बन जाती है। कमरे में बैठकर खाओ, कमरे में ही टीवी देखो। इतनी धूप में बाहर भी नहीं बैठ सकता कोई। तभी खुशी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। भाभी क्या कमरे में बैठी हुई हैं? बाहर आइए, देखिए बाजू वाले घर में किस तरह लड़ाई हो रही है। कहाँ लड़ाई हो रही है? दिखाओ, मैं भी देखती हूँ। वो देखिए विमला आंटी के घर का नज़ारा, कैसे सास बहू एक दूसरे की दुश्मन बनी बैठी है। ये नज़ारा नीचे मिलता क्या आपको? बिल्कुल नहीं दीदी, ये नज़ारा तो ऊपर से ही लेने में मज़ा है। जब भी खुशी के दिमाग में कोई डाउट आता तो उसकी सास, ससुर या ननद उसके डाउट को प्यार से क्लियर करने में लग जाते। पर कब तक ये सब कुछ चलता? खुशी अब सब कुछ समझने लगी थी। बहुत हो गया मोहन जी, कब आपका काम सेटल होगा और कब हम नीचे जाकर शिफ्ट होंगे? अरे क्या हो गया खुशी जी, किसी ने कुछ बोला क्या? जैसे बच्चे का ध्यान उसके घाव से हटाने के लिए उसे लॉलीपॉप दिया जाता है ना, उसी तरह आप लोग मेरा ध्यान इस छत के ससुराल से हटाने के लिए मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। आपको समझ में भी आता है कितनी प्रॉब्लम होती है मुझे? प्रॉब्लम ये आराम, टीवी में बहू का मिसकैरेज कब होता है? जब वो छत पर या तो अचार सुखाने जाती है या कपड़े सुखाकर उतर रही होती है, या तो कमरे के बाहर ही छत है, आपको ऊपर नीचे भी नहीं करना पड़ता। मतलब नो जान का खतरा। अब कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, सब छत में जाकर धूप सेकेंगे। छत पर धूप ही कितनी होती है, यहाँ देखिए कमरे से निकलती इतनी बड़ी बालकनी है। अब और क्या चाहिए आपको? मुझे खुशी चाहिए, खुशी, मुझे मेरा घर चाहिए। गुस्से में खुशी ना ही खाना बनाती है, ना ही एक हफ्ते तक अपने ससुराल में किसी से बात करती है, और सुबह सुबह वो हो जाता है जो किसी ने नहीं सोचा था। खुशी फ़ोन करके महेश को अपने घर बुला लेती है। ये ऐसे रखा जा रहा है मेरी बेटी को, ये मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था भाभी जी। बेटा सामान बांधो अपना, हम यहाँ से जा रहे हैं। अरे आप ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, लोगों में बड़ी बदनामी होगी हमारी। 11 महीने हुए हैं शादी को, 2-3 साल तो एक दूसरे को जानने में लग जाते हैं ना, वक्त तो दीजिए दोनों को। देखिए अभी ना मोहन भी घर पर नहीं है। बहुत वक्त दे दिया मैंने आप लोगों को, अब मैं अपनी बेटी को ऐसे हालात में नहीं रख सकता। खुशी अपना सामान बांध लेती है और महेश उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ जाता है। तो वो क्या देखते हैं कि नीचे के किराएदार तो घर खाली कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? लगता है दामाद जी को नए किराएदार मिल गया है जो पुराने वाले को निकाल रहे हैं। तभी वहाँ मोहन आकर कहता है, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था पापा जी, जो ख़त्म हो गया है। आज हम नीचे शिफ्ट होने ही वाले थे।
पर अब तो आप खुशी को लेकर वापस जा रहे हैं ना? इतने दिन छत पर टॉर्चर इसी दिन के लिए सहा था। मैं वापस नहीं जाने वाली पापा, मैं अपने ससुराल में ही रहूँगी। फाइनली खुशी को अपने ससुराल गृह प्रवेश करने का मौका मिल ही जाता है।